हेलो दोस्तों, सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है जो भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध भी है, उनके क्वेश्चंस को हम इस प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रहे हैं। मेरे साथी सचिन सर ने 166 तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं इस प्लेलिस्ट में। आज हम उससे आगे करेंगे। एक डिस्क्लेमर ये है कि ये क्वेश्चंस हमारे नहीं हैं। आमतौर पर ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्मी का क्वेश्चन बैंक है, तो इसका श्रेय भी सारा निम्मी को ही जाता है। इस वीडियो के सॉल्यूशन को करते हुए अगर कोई आपको बात गलत लग रही है या कोई बात समझ नहीं आ रही है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल में कोई संदेह है, किसी सॉल्यूशन में कोई संदेह है, तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में लिख कर बताएं। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक होगा। आप स्वयं भी उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और अपनी तैयारियां ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन बैंक्स का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए, जिसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जितना भी रिटर्न मटेरियल है, चाहे वो PDF है या नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, मेरी एक सलाह है। एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है। मज़े मज़े में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कोई प्रेशर एग्जाम्स का ना रहे। तो पहला क्वेश्चन है 167, विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? कटिंग फ्लूइड हम कूलेंट के तौर पर प्रयोग करते हैं जब भी कोई मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे टर्निंग या ड्रिलिंग या शेपर पे। हमें टूल के टिप को, यानी कि टूल की धार को ठंडा रखने के लिए कटिंग फ्लूइड का उपयोग करना पड़ता है। उसको हम कूलेंट भी कहते हैं। कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, यानी कि ब्रास कॉपर से बने हुए जितने भी एलॉयज़ हैं, और कॉपर, हम इनके लिए कभी भी कटिंग फ्लूइड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जब कटिंग हम करते हैं, जब मशीनिंग करते हैं, तो छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं। वो चिप्स पानी, अगर कोई फ्लूइड आप डालेंगे, फ्लूइड मतलब कोई तरल जो ठंडा करेगा आपके टूल को, अगर हम किसी फ्लूइड का प्रयोग करते हैं तो ये छोटे छोटे चिप्स उसके साथ, टूल के साथ चिपक जाते हैं और हमारी सरफेस को और ख़राब कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ड्राई एयर जेट, मतलब हम हवा में ही उसकी कटिंग करते हैं, कोई कटिंग फ्लूइड का हम प्रयोग नहीं करते। नीचे के तीनों जो ऑयल वाले कटिंग फ्लूइड हैं, ये आंसर गलत हैं। इसका आंसर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये एक रेडियल ड्रिल मशीन का आपके सामने एक चित्र है, और एक्स जो पार्ट जिस पे लिखा हुआ है, ये है आपका स्पिंडल हेड। इसको हम स्पिंडल हेड कहते हैं। मोटर भी इसके ऊपर आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके अंदर ये सारा, इसमें अंदर गियरिंग सिस्टम होगा, जिससे हम फीड और RPM को कंट्रोल करते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को, जो इस रेडियल आर्म के ऊपर लगा हुआ है, इसको हम स्पिंडल हेड कहते हैं। तो जो पार्ट हमसे पूछा गया है उसका नाम होना चाहिए स्पिंडल हेड। तो इसका सही आंसर है डी, स्पिंडल हेड। 169, सेलेक्ट द स्पिंडल स्पीड RPM फॉर HSS ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग वेलोसिटी या कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट टू ड्रिल माइल्ड स्टील। हल्के स्टील को, माइल्ड स्टील को हल्के स्टील लिख दिया, उसको माइल्ड स्टील पढ़ें आप। माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, ड्रिल व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति 30 मीटर पर मिनट के लिए धुरी गति RPM का चयन करें। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको 24 मिलीमीटर की ड्रिल है आपके पास, जो हाई स्पीड स्टील की है, और आपको किसी माइल्ड स्टील में एक छिद्र करना है, उससे वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी जो है, कटिंग स्पीड, वो 30 मीटर पर मिनट रखनी है, तो आपको RPM कितने रखने चाहिए? इसका फॉर्मूला होता है ड्रिल डायमीटर गुणा पाई इंटू RPM बराबर होती है हमारी कटिंग वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला है। क्योंकि हमारी कटिंग स्पीड मीटर में दे रखी है, मीटर पर मिनट में दे रखी है, और हमारे ड्रिल का व्यास मिलीमीटर में दे रखा है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा ड्रिल का डायमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तभी तो ये बैलेंस होगी आपकी यूनिट्स। अगर आप ड्रिल को 24 रख दें, पाई का मान 3.14 रख दें, कटिंग स्पीड जो है वो आपको दे रखी है 30 मीटर पर मिनट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो RPM बराबर हो जाता है 398.089। तो 398 के आसपास 400 RPM, ये आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। छिद्र में कीलक डालने के बाद प्लेटों को एक साथ लाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट नहीं होती। ड्रिफ्ट उस टूल का नाम है, अगर आपके होल्स सेंटर में नहीं आ रहे हैं, मतलब ड्रिफ्ट तब यूज़ करते हैं अगर दोनों होल एक दूसरे के बिल्कुल सीध में ना आ रहे हो, उनको सीध में रखने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो उन दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको कम करना है, क्योंकि हम गैप नहीं चाहते। अगर आपके प्लेट के बीच में गैप रह जाता है तो आपका रिविट फेल हो जाएगा, मतलब वो जॉइंट फेल हो जाता है।
डॉली भी वो नहीं होता, डॉली वो होता है जो रिविट का जो हेड होता है उसको सपोर्ट करने के लिए डॉली एक टूल होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। रिविट सेट होती है वो चीज़ जो जब हम प्लेट्स के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको कम या ख़त्म करने के लिए हम रिविट सेट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सी है। और कॉकिंग टूल जो है वो रिविट के हेड को सील करने के लिए, ताकि वहाँ से लीकेज ना हो, उसको हम कॉकिंग टूल कहते हैं। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 171, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप्स? बेंट स्निप का उपयोग क्या है? शीट मेटल में कटिंग एक टूल है, उसका नाम है बेंट स्निप। ये कैंची की तरह काम करती है, हाथ से प्रयोग होने वाला हैंड टूल है। दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट स्निप और एक बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप के दोनों फल जो हैं वो सीधे होते हैं और ये सीधी सीधी रेखा में काटने की, शीट मेटल को काटने के लिए प्रयोग की जाती हैं। और शीट मेटल 8 mm तक मत समझिएगा, 1 mm के आसपास की शीट मेटल को काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करते हैं। हमसे पूछा गया है बेंट स्निप का प्रयोग क्यों किया जाता है। बेंट स्निप के दोनों फल जो हैं वो थोड़े घूमे हुए होते हैं और इनका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें सर्कुलर कटिंग करनी हो। देखते हैं सर्कुलर कटिंग कहाँ रखी हुई है। सबसे आखिरी ऑप्शन जो है सर्कुलर कटिंग, वो है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 172, नेम द पार्ट ऑफ द लिवर शेयर मार्क्ड एज एक्स। ये जो आपको चित्र दिखाया गया है ये हैंड लिवर शेयर का है। इससे भी हम शीट मेटल धातुओं को काटते हैं, काटने के प्रयोग में लाते हैं। लिवर अपरूपण के उस भाग का नाम बताइए जिसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। एक्स कहाँ लिखा हुआ है? ये है। अच्छा, जो ये ऊपर पार्ट ऊपर उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लीवर कहते हैं। बाकी सारे पार्ट को हम फ्रेम कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहेंगे। ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसको हम अपर ब्लेड कहते हैं और जो नीचे दिखाई दे रहा है जिस पर एक्स लिखा हुआ है उसको हम लोअर ब्लेड कहते हैं। इस गैप में हम शीट मेटल को रखकर उसको काटते हैं। जो एक्स पार्ट दिखाया गया है उसका आंसर या तो लोअर ब्लेड होना चाहिए या फिक्स्ड ब्लेड होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस में क्या दे रखा है। लोअर ब्लेड, यस, ये आंसर सही है, इसको हम लोअर ब्लेड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शीट मेटल ऑपरेशन। ये जो चित्र में दिखाया गया है ऑपरेशन आपको होते हुए दिखाई दे रही है चीज़ें, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ये सीम को पक्का किया गया है, मतलब दो शीट मेटल के किनारों को आपस में जोड़ा जाता है सीमिंग के द्वारा, लेकिन उस सीमिंग को इस ग्रूवर के द्वारा पक्का किया जाता है। मतलब इसको ठोक ठोक के एक लाइन में और इसको लॉक कर दी जाती है, सीम को लॉक कर दिया जाता है, तो इसको कहेंगे ग्रूविंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रूविंग। नॉचिंग होता है जब हम कोने काटते हैं ताकि हम कोई ट्रे बना सकें या किसी पार्ट को हम बेंड करके खड़ा करना चाह रहे हैं, तब हम नॉचिंग कहते हैं। बेंडिंग मोड़ना होता है, फोल्डिंग भी बेंडिंग जैसा ही कोई चीज़ है, पर इस चित्र में आपको ये बेंडिंग या नॉचिंग होती दिखाई नहीं दे रही, ग्रूविंग होती दिखाई दे रही है। और जो टूल हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हम ग्रूवर कहते हैं और इसका प्रयोग हैमर के साथ किया जाता है। नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक लोपित लोहे का नाम बताइए। आपने किसी शेड में ऊपर नालीदार चादरें देखी होंगी जिसको इंग्लिश में कोरोगेटेड शीट्स कहते हैं। वो सिल्वर कलर की होती हैं वैसे वो आयरन की शीट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर हम जिंक का एक लेप चढ़ा के रखते हैं या जिंक की एक कोटिंग करके रखते हैं। उनको हम कहते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स, उनको GI शीट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी सही है, उसको हम गैल्वनाइज्ड आयरन कहते हैं अगर आयरन के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग की हुई है। क्वेश्चन नंबर 175, कैलकुलेट द वेट ऑफ द steel plate having length of 2000 mm, width of 500 mm, thickness of 4 mm and density of 7.85 grams per centimeter cube। स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। 2000 मिलीमीटर लंबाई, 500 मिलीमीटर चौड़ाई और 4 mm मोटाई, और घनत्व दे रखा है 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो ये देख लेना कि यूनिट्स बराबर होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो घनत्व की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, जबकि आपको डायमेंशंस मिलीमीटर में दे रखी हैं, तो हर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास यानी कि हमें द्रव्यमान निकालने को कहा जा रहा है। वजन मतलब द्रव्यमान ही कह रहे हैं, वैसे क्वेश्चन में वो आपको द्रव्यमान ही कह रहे हैं निकालने को, तो द्रव्यमान हमें निकालना है। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है ना। तो घनाभ जैसी कोई प्लेट है, हमें उसके तीनों डायमेंशन दे रखे हैं, तो उसकी वॉल्यूम होती है लेंथ गुणा विड्थ गुणा हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। इन तीनों की गुणा कर दें आप तो आपके पास फॉर्मूला आएगा 2000 गुणा 500 गुणा 4। क्योंकि ये सब मिलीमीटर में दे रखे हैं इसलिए हमें इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से क्यों भाग करना पड़ेगा? क्योंकि 3 अलग अलग डायमेंशन हैं जो मिलीमीटर में दे रखी हैं और हमें तीनों को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तभी तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये वॉल्यूम आपका निकल के आता है 4000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फॉर्मूले में अगर आप वॉल्यूम का मान रख दें, डेंसिटी का मान आपको दे रखा है, तो 4000 गुणा 7.85 ये आपका मास हो जाता है। आपका आंसर आया 31400 ग्राम्स।
लेकिन क्योंकि उत्तर में किलोग्राम में दे रखा है तो ग्राम्स को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31.4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन? नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट के आकार की गणना करने का सूत्र क्या है? ओके, रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी सारी साइड बराबर हो, अंदर के सारे कोण 120 डिग्री के हों। अक्रॉस फ्लैट, हम इन दो, ये जो फ्लैट आपको एज दिखाई दे रही हैं, इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं अक्रॉस फ्लैट। और ये जो दो कोने दिखाई दे रहे हैं, अगर इस दूरी को आप नापेंगे तो इसको हम अक्रॉस कॉर्नर कहते हैं। हमसे सवाल में पूछा गया है ये अक्रॉस फ्लैट वाला जो साइज है इसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर जो ए दे रखा है ये साइड का मान है, मतलब एक भुजा की लंबाई है ए, तो आपका ये डिस्टेंस कितना होगा अक्रॉस फ्लैट, ये पूछा जा रहा है। इसको निकालने के लिए आप ऐसा समझें, ये पूरा एंगल 120 डिग्री का होगा। अगर मैं इसके बीच में एक सीधी लाइन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लगा दूं तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री तो नीचे वाला एंगल चला गया, ऊपर एंगल कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो ये एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है जिसका 30 डिग्री कोण है। कॉस 30 का मान अगर आपको याद हो, उसको √3/2 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो इस लाइन का जो आधी, ये पूरी लाइन जो है इसकी आधी लाइन का मान कितना हो जाएगा? √3/2a। ए क्या है? ए ये साइड है। अब ऐसे ऐसे हमारी दो दूरियां मिलके ये पूरी दूरी बनती है, तो हमारे पास आ जाता है 2 गुणा √3/2 गुणा a। तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या रह गया? √3a इसका आंसर है। सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 178। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? स्टेक वो एक टूल होता है जिसके ऊपर हम शीट मेटल को बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, उसमें सीम बनाते हैं, फोल्ड करते हैं। इस तरीके के सारे ऑपरेशंस हम स्टेक पे करते हैं। आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सबसे सही हो रहा है। रेस्ट ऑफ वर्क, मतलब जो हमारा जॉब है उसको रखने के काम आता है, उसको तो हम बेड प्लेट कहते हैं ना, जिस पे रखा जाता है। तो ये आंसर स्टेक, मतलब स्टेक तो वो आंसर नहीं हो सकता, वो तो हमसे स्टेक के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो पहला आंसर तो गलत है। सपोर्टिंग पीसीज या पीस, किसी भी जॉब को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम स्टेक के ऊपर रख के उसके ऊपर जो एक हॉर्न होता है उसको हॉर्न कहते हैं, उस हॉर्न पर रख के हम किसी खास शेप में उसको मोड़ सकते हैं, तो ये जॉब को सपोर्ट करता है। ये आंसर सही हो सकता है। शार्पनिंग के लिए तो ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है ना। शार्पनिंग मतलब पैना करना। शीट मेटल तो अपने आप में बहुत पतली होती हैं, उनको और क्या धार लगाएं उस पर। फोल्डिंग शेप्स के लिए हम प्रेस ब्रेक नाम के एक टूल का प्रयोग करते हैं, वो फोल्ड करने में हमें मदद करता है। तो इसका सबसे सही आंसर इन चारों ऑप्शन में है सपोर्टिंग पीस, यानी कि जो पीस जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, शीट मेटल का कोई टुकड़ा जिसको हम कोई बेंड देना चाह रहे हैं, तब हम स्टेक उसको सपोर्ट करता है और उसके ऊपर के जो हेड है या हॉर्न है उसकी शेप के अनुसार हम उसमें बेंड कर देते हैं। सपोर्टिंग पीस इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 179। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डरिंग एक प्रोसेस है धातुओं को जोड़ने की। सोल्डर की सामग्री क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। वेल्डिंग और सोल्डरिंग होती एक जैसी प्रक्रिया है, धातुओं के दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने की विधि है। लेकिन वेल्डिंग सोल्डरिंग नहीं होती है, तो वेल्डिंग नाम अगर आ गया है, वेल्डिंग रॉड जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो तो इसका आंसर नहीं हो सकता। हम वेल्डिंग रॉड को प्रयोग नहीं करते हैं सोल्डरिंग में। सिंथेटिक एलिमेंट वो होता है जिसको बनाया जाता है लैब में, ये नहीं हो सकता। आंसर सी है, नो प्योर मेटल और एलॉय। यस, ये आंसर सही है, क्योंकि हमारे जो सोल्डर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट सोल्डर, एक हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर आपका बना होता है टिन और लेड का, और हार्ड सोल्डर बना होता है कॉपर, जिंक, कैडमियम और सिल्वर का, और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 600 डिग्री के आसपास होता है। तो दो तरीके के सोल्डर होते हैं। आपको जितने भी ये मेटल के नाम बताए, सॉफ्ट सोल्डर जिससे बना होता है या हार्ड सोल्डर जिससे बना होता है, ये सारे प्योर मेटल हैं या उनके एलॉय हैं। जैसे सॉफ्ट सोल्डर में टिन और लेड 60 और 40 लगभग इस प्रतिशत में मिलकर सॉफ्ट सोल्डर बनता है। तो एलॉय बन गया ना, जब हमने दो धातुओं का मिश्रण करा तो उसको हम एलॉय कहते हैं। तो ये सी आंसर इसका सही आंसर है। सोल्डर का जो मटेरियल है वो प्योर मेटल और एलॉय हो सकता है, और मतलब या नॉन मेटेलिक एलिमेंट नहीं, ये सारे तो मेटल है ना, टिन, लेड, कॉपर, कैडमियम, सिल्वर, जिंक, ये सारे मेटल हैं, तो ये नॉन मेटेलिक तो नहीं हो सकता। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील को सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग करते समय हमारे पास एक तो सोल्डरिंग आयरन होनी चाहिए, एक सोल्डर होना चाहिए जो पिघल के उस जॉइंट को पक्का करेगा, और साथ में हम किसी फ्लक्स का प्रयोग करते हैं जो उसका
क्रोजन होने से बचाता है और अशुद्धियों को अपने साथ मिलाकर ऊपर उठा लेता है और आराम से उस पिघली हुई सोल्डर की जो धातु है उसको उस गैप में भरने के लिए भी सहायक होता है आपका सोल्डर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्टील की सोल्डरिंग करते हुए हम किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। हम प्रयोग करते हैं स्टील में अमोनियम क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड को हम स्टील के लिए प्रयोग नहीं करते। नॉन फेरस धातु जैसे कॉपर, टिन, एल्युमिनियम, इस तरीके की अगर हमें कोई सोल्डरिंग करनी होती है तब हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का भी प्रयोग हम नॉन फेरस के लिए कर लेते हैं, लेकिन जिंक क्लोराइड का हम स्टील या आयरन के लिए नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। क्या ये याद रहेगा आपको? ये बात ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड आयरन और स्टील के लिए प्रयोग होता है। हालांकि ये नॉन फेरस मेटल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर उनके लिए भी प्रयोग हो जाता है, टिन उनके लिए भी हो जाता है, पर जिंक क्लोराइड ये सिर्फ नॉन फेरस के लिए ही प्रयोग होता है। ये आपके आयरन या स्टील के लिए नहीं किया जाता। स्टील का भी 98% आयरन ही होता है। स्टील एक एलॉय है, आयरन का एलॉय है। तो इसका आंसर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 181, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर? ग्रूवर अभी वही है जो कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा था जिसमें ग्रूविंग आंसर था। ग्रूवर का मतलब, ये पूछ रहे हैं ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। ग्रूवर आपकी सीम को पक्का कर देता है, मतलब उसको कंप्रेस कर देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रेस कर देगा और उसको लॉक कर देगा। आपकी दो टुकड़े जो आपने किसी सीम के द्वारा आपस में जोड़ दिए हैं उनको वो पीट कर ठोक कर पक्का कर देता है, लॉक कर देता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। रिलीजिंग ऑफ सीम, रिलीजिंग ऑफ सीम मतलब सीम को खोल देता है, नहीं ये आंसर सही नहीं है। कंप्रेस द सीम, यस ये काम वो करता है, कंप्रेस करता है सीम को, थोड़ा सा वो दबाता है सीम को। थर्ड ऑप्शन है क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सीम, ये सबसे सही आंसर है। ये सीम को क्लोज कर देता है और उसको लॉक कर देता है। यही काम होता है ग्रूवर का, पक्का कर देता है और लॉक कर देता है। स्ट्रेस रिलीविंग का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर डी तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिवेट्स? रिवेट्स को बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? अरे रिवेट बहुत तरीके की सामग्रियों में बनती हैं। एल्युमिनियम की रिवेट बनती हैं, आयरन की रिवेट बनती हैं, स्टेनलेस स्टील की रिवेट्स बनती हैं, इवन कॉपर की रिवेट्स बनती हैं। तो रिवेट्स के तो बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या आंसर दे रखा है। रबर की नहीं होती है, रबर की रिवेट्स नहीं बनती हैं क्योंकि रबर तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। रिवेट हमें थोड़ी टफ चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। सिंथेटिक भी बहुत फ्लेक्सिबल एक मटेरियल है, तो सिंथेटिक की भी हमने रिवेट नहीं बनानी है। थर्ड ऑप्शन है हार्ड एंड स्टील। अच्छा, कईयों को लग सकता है हार्ड एंड स्टील इसका आंसर हो सकता है, पर यह आंसर बिल्कुल गलत होगा। माइल्ड स्टील इसका सही आंसर है। माइल्ड स्टील की बहुत सारी, आमतौर पर माइल्ड स्टील की रिवेट्स आपको मिलती हैं। हार्ड एंड स्टील इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ हार्ड हो जाती है वो ब्रिटल हो जाती है। जब हम उसका हेड बनाने के लिए हैमर का प्रयोग करेंगे तो वो मेलिएबल होने की वजह से फैलेगा नहीं, उसका हेड नहीं बनेगा, वो टूट जाएगी। तो हार्ड एंड स्टील को हम रिवेट में प्रयोग नहीं करते हैं। इस मटेरियल को, हार्ड एंड स्टील को हम टूल बनाने में प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द रिवेट। ये आपके सामने एक रिवेट का चित्र है। एक कीलक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये आपके सामने एक रिवेट का चित्र है और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को या तो बॉडी कहेंगे या शैंक कहेंगे। जो ऊपर आपको ये पोर्शन दिखाई दे रखा है इसको हेड कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को बॉडी या शैंक कहते हैं, और नीचे जो ये पोर्शन है इस पोर्शन से ही हम दूसरी तरफ जाके हेड बनाते हैं। रिवेट को जब लॉक करते हैं तो टेल वाले, उसको हम टेल कहते हैं, टेल वाले पोर्शन से हमारे पास रिवेट का दूसरी साइड हेड बनाया जाता है। एक्स पोर्शन को क्या कहेंगे? शैंक या बॉडी? टेल नहीं कहेंगे, टेल तो नीचे वाली चीज़ है ना। वैसे भी टेल पूंछ को कहते हैं, पूंछ तो सबसे आखिर में होती है, बीच में थोड़ी होती है पूंछ। तो पहला आंसर तो गलत है। बॉडी, यस बॉडी आंसर इसका सही है। हेड तो सिर होता है, वो तो एक तरफ होता है, बीच में नहीं होता, तो हेड भी इसका आंसर नहीं है। डायमीटर ये होता है, ये आपकी रिवेट का डायमीटर है, और इस डायमीटर का साइज जो होल है जिसमें अंदर जाके ये रिवेट दो प्लेट को लॉक करेगी, उन दोनों प्लेट में जो डायमीटर होगा वो इस ड्रिल के डायमीटर से मैच करता हुआ होगा। इनमें क्लियरेंस नहीं रहता है, गैप नहीं रहता है। तो आंसर बी सही है, बॉडी है ये। बॉडी की जगह शैंक लिखा होगा तो भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 184, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ मेटल विद मोल्टन सोल्डर? गलित सोल्डर से धातु के क्षेत्र को ढकने की क्रिया कौन सी है? अरे जिसको हम क्या कहते हैं, कलाई करना कहते हैं ना, कलाई करना, उसको टिनिंग कहते हैं इंग्लिश में। वो कौन करता है? टिन मैन करता है। आपने बर्तनों के ऊपर कलाई होते हुए देखी है? एक टिन की एक लेप चढ़ाया जाता है ताकि उसको कोरोजन से बचाया जा सके, उसकी उम्र को लंबा किया जा सके। वही पूछ रहे हैं, पिघला के टिन को उसके ऊपर लगा दिया जाता है धातु की सरफेस पे, ताकि वो बर्तन, आमतौर पर बर्तनों में होती है ये, उसको बचाया जा सके सालों साल। शीट मेटल का हम मॉड्यूल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे शीट मेटल से संबंधित हैं, इसलिए आपको याद आ गया होगा वो
क्या कहते हैं उसको, कलई करना, टिनिंग करना, उसको टिनिंग कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 185, विच रिविट इज़ यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। जब बहुत हैवी स्ट्रक्चरल वर्क आपको करना पड़े, जैसे कोई पानी का जहाज बनाना है, कोई बड़ा बॉयलर बनाना है, कोई बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं, तो जिस रिविट का हम प्रयोग करते हैं हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, हम जब रिविट का प्रयोग करते हैं तो हम प्रीफर करते हैं पेन हेड रिविट को। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। हालांकि स्नैप हेड रिविट भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर होती है, पर पेन हेड रिविट सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है रिविटिंग ऑपरेशन में। ऑप्शन ए सही है। काउंटर संक रिविट और कॉनिकल हेड रिविट ये भी प्रयोग होती हैं, लेकिन इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती जॉइंट की, क्योंकि इनका हेड उतना मजबूती प्रदान नहीं कर पाता जितना पेन हेड या स्नैप हेड देता है, और पेन हेड की मजबूती सबसे ज़्यादा होती है। तो सर आंसर ए सही है। क्वेश्चन 186, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल इज़ यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिविट। स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने के लिए किस टूल का रिविट हेड को, स्नैप हेड रिविट, अच्छा स्नैप हेड रिविट जो है एक हेड का शेप है, इस शेप को हम स्नैप हेड रिविट कहते हैं। इसका जो हेड ऑलरेडी बना हुआ है उसको सपोर्ट करने, क्योंकि दूसरी तरफ तो हमें हेड बनाना होगा, तो नीचे जो हेड है उसको सपोर्ट करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसको डॉली कहते हैं। नाम बड़ा अच्छा है ना, डॉली। ड्रिफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर दोनों सेंटर आउट सेंटर हो रहे हैं, उन दोनों के सेंटर को एक अलाइन करने के लिए, मतलब एक लाइन में लाने के लिए हम ड्रिफ्ट नामक एक टूल का प्रयोग करते हैं। ये एक टेपर टूल होता है जो दोनों होल को एक साथ अलाइन कर देता है। रिविट सेट जो है दो प्लेट के बीच में जिनमें रिविटिंग की जा रही है, उनके बीच में अगर कोई गैप है तो उसको खत्म करने के लिए रिविट सेट का प्रयोग किया जाता है। और रिविट स्नैप का प्रयोग किया जाता है दूसरी तरफ हेड बनाने के लिए। जब हम उसको ठोक के जो टेल है उसको हेड का शक्ल देने की बात करेंगे, तब हम रिविट स्नैप नाम के टूल का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉली, क्योंकि डॉली वो टूल है जो ऑलरेडी बना हुआ हेड है नीचे की तरफ, डॉली में एक डिप्रेशन बना होता है हेड के अनुसार, तो हेड उसके अंदर बैठ जाता है और फिर तब हम दूसरी तरफ से हम रिविट स्नैप से और हैमर से हम टेल में हेड बनाते हैं। तो नीचे वाला जो हेड है वो डॉली में सिक्योर रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, वो हेड को सपोर्ट करके रखता है। इसका सही आंसर डॉली है। क्वेश्चन 187, नेम द रिविटिंग डिफेक्ट शोन। दिखाए गए रिविटिंग दोष का नाम बताएं। अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें चित्र को, तो आप पाएंगे कि ऊपर का जो हेड बनाया गया है वो रिविट के सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ भाग गया है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपने रिविट स्नैप को सीधा ना पकड़ा हो, चोट मारते हुए वो थोड़ा तिरछा हो गया हो और उसने हेड को एक तरफ बना दिया, मतलब एक तरफ ले गया है हेड को। तो इसका हमें ये बताना है इस दोष को हम क्या कहेंगे। इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट, नहीं, ये आंसर गलत है, क्योंकि दोनों प्लेट, ये दोनों प्लेट जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें होल भी बिल्कुल अलाइंड हैं, इनके बीच में कोई गैप भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला आंसर गलत है कि हमने प्लेट्स को ज्वाइन करते समय कोई गलती नहीं करी है। अगला ऑप्शन है बर्स बिटवीन द प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच में इस जगह कोई आपको कोई बर यानी कि कोई छिलक, धातु का कोई छिलका, कोई ऐसा कोई चीज़ दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये हैचिंग है भाई, इसको बर मत समझना आप। इस जगह कोई गैप आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर कोई छोटी सी कोई धातु की चिप अगर इसके अंदर या बर कोई फंसी हुई होती तो इनके बीच में गैप दिखाई देता। तो बी आंसर भी गलत है। रिविट हेड नॉट सेंटर्ड विद शैंक। यस, ये आंसर सही है, क्योंकि जो शैंक का सेंटर है और जो ऊपर वाले हेड का सेंटर है वो एक लाइन में नहीं है। ऊपर वाले हेड का सेंटर एक तरफ खिसक गया है, तो आंसर सी सही है। रिविट हेड नॉट सेंटर्ड विद द शैंक। शैंक के सेंटर के साथ रिविट का हेड का सेंटर मैच नहीं कर रहा है। लास्ट ऑप्शन है बॉडी ऑफ द रिविट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट। नहीं, बॉडी ऑफ द रिविट परपेंडिकुलर टू द प्लेट है, क्योंकि यहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में या मेरे बताए गए किसी भी सॉल्यूशन में आपको कोई संदेह हो या आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे लिखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेस्ट का एक प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक है, खुद उस क्वेश्चन को करके देखें और अंदाज़ा लगाएं कि आपकी एग्जाम की तैयारी कितनी है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, तब तक थोड़ा बहुत खेल भी लेना यार। खुश रहो, पढ़ते रहो। गुड बाय।